हाय, मेरा नाम है अब्बास और आप देख रहे हैं स्किल यूनी। आज के इस लेक्चर में हम 3 और इम्पॉर्टेंट मेथड्स के बारे में बात करने वाले हैं जो कि पावर्स और रूट से रिलेटेड है। सबसे पहला मेथड जो हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के अंदर वो होगा math.pow मेथड, जो कि है पावर मेथड जिससे हम किसी भी नंबर की पावर को कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा होगा हमारे पास math.sqrt मेथड, जिससे हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर सकते हैं। तीसरा हम पढ़ेंगे math.cbrt मेथड, जिसकी मदद से हम किसी भी नंबर का क्यूब रूट कैलकुलेट कर सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, सिंपल प्रोग्राम्स भी देखेंगे जहां पर हम इनका इस्तेमाल कैसे करना है प्रोग्राम के अंदर वो समझेंगे। उसके बाद 3 फंक्शनल प्रोग्राम्स देखेंगे जिसमें हर एक प्रोग्राम के अंदर हम इन मेथड्स का रियल लाइफ यूजेज देख रहे होंगे। जिसमें से सबसे पहला हमारे पास प्रोग्राम होगा कि हमारे पास स्क्वायर का एरिया दिया जाएगा और हमें उस एरिया से उस स्क्वायर की साइड कैलकुलेट करनी होगी। वॉल्यूम ऑफ क्यूब दिया जाएगा, उससे हमें उस क्यूब का साइड कैलकुलेट करना होगा। और थर्ड प्रोग्राम जो हम करेंगे वो कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेशन के ऊपर करेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें आज के इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं, तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो आज का जो सबसे पहला मेथड हम देखने वाले हैं वो है एक्सपोनेंशिएशन मेथड। एक्सपोनेंशिएशन मेथड का मतलब क्या हुआ कि हम सिंपली बात करेंगे आज पावर मेथड के बारे में सबसे पहले, ठीक है। तो पावर के बारे में पहले बात कर लेते हैं, थोड़ा मैथमेटिकल इंट्यूशन ले लेते हैं कि पावर का मतलब क्या होता है, ठीक है। So a number x raised to the power y represented as x to the power y is the product of x by itself for y time। ठीक है, क्या लिखा मैंने यहाँ पर कि a number x raised to the power y। जब हम किसी नंबर x को y पावर तक रेज करते हैं, जिसको हम लिखते हैं कुछ इस तरह से x की पावर y, इसका मतलब ये होता है कि हम किसी नंबर x को उससे ही यानी x को x के साथ ही मल्टीप्लाई करा रहे हैं। कितनी बार? y टाइम्स। कितनी बार करा रहे हैं? y टाइम्स करा रहे हैं। तो जो भी पावर होती है हम उतनी टाइम रिपीट करते हैं। अभी बात समझ में नहीं आई होगी, बात अब समझ में आएगी जब मैं एग्जांपल लेकर के बात करूंगा। मान लीजिए कि मैंने लिखा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। मैंने 4 बार 2 को मल्टीप्लाई किया, सो एक्सपोनेंट फॉर्म में ये होगा 2 की पावर 4। बात समझ में आ गई। मान लो मैंने लिखा 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो मैंने 2 बार 3 को मल्टीप्लाई किया है, इसका मतलब ये क्या हो गया है? ये 3 की पावर 2 हो गया। ये बात समझ में आ रही है। अब कोई भी एक्सपोनेंट सिंपल एक फॉर्म में होता है। वो फॉर्म क्या होता है इसका? वो फॉर्म ये होता है x रेज टू दी पावर y, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो x होता है, ये जो नीचे वाला होता है, इसको हम बुलाते हैं बेस। क्या बुलाते हैं? बेस। और ये जो ऊपर वाला होता है यानी ये जो पावर में होता है, इसको कभी हम पावर बुलाते हैं, कभी हम एक्सपोनेंट बुलाते हैं, कभी हम इंडेक्स बुला लेते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, समझ में आ गई बात सिंपल सी है कि अगर कोई नंबर लिखा हुआ है x की पावर y, तो हमें क्या करना है? y टाइम्स x को मल्टीप्लाई करा देना है। अगर लिखा है 2 की पावर 4, विच मीन्स कि मुझे 2 को मल्टीप्लाई कराते जाना है। कितनी बार? 4 बार कराना है, जितनी बार पावर बोल रहा है। अगर लिखा है 3 की पावर 2, इसका मतलब मुझे 3 को मल्टीप्लाई कराते जाना है। कितनी बार? 2 बार, क्योंकि पावर में 2 लिखा हुआ था। इतनी बात समझ में आ जाती है पावर किस तरह से काम करती है मैथमेटिक्स के अंदर। बिल्कुल इसी तरह से हमारा जो math.pow मेथड होने वाला है वो भी पावर को इसी तरह से कैलकुलेट करके हमें देता है। बस हमें क्या करना है? हमें उसे बेस प्रोवाइड करा देना है और हमें उसे एक्सपोनेंट बता देना है। यानी हमें वैल्यू ऑफ x और वैल्यू ऑफ y एज एन आर्ग्यूमेंट पास कर देनी है कि भैया 2 की पावर 4 कैलकुलेट करो। वो कैलकुलेट करके हमें आंसर दे देगा। हमने कहा 3 की पावर 2 कैलकुलेट करो, वो कैलकुलेट करके हमें आंसर दे देगा। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? क्लियर है? अगर हम बात करें फॉर्मल डेफिनेशन की एक्सपोनेंशिएशन मेथड की, तो द math.pow, यहां पर जावा के अंदर जो मैथ क्लास के अंदर हमें पावर कैलकुलेट करने के लिए मेथड दिया गया है, उस मेथड का नाम है पाव, POW। ये बात समझ में आ रही है? इसको 2 आर्ग्यूमेंट दिए जाते हैं, आर्ग्यूमेंट A और आर्ग्यूमेंट B। बात समझ में आ रही है? यहाँ पर ये जो आर्ग्यूमेंट A होता है ये हमारा बेस होता है, यानी जिसको रिपीटेडली मल्टीप्लाई करना है, और B जो है वो हमारा एक्सपोनेंट होता है, यानी ये बताता है कि इस बेस को कितनी बार रिपीटेडली मल्टीप्लाई करना, ठीक है। तो इस हिसाब से मेथड कैलकुलेट्स a रेज्ड टू दी पावर b। क्या? यानी कि a टू दी पावर b ये कैलकुलेट करके हमें मेथड रिटर्न कर देगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने कहा 2 की पावर 3, तो ये मुझे 8 रिटर्न कर देगा। मैंने कहा 3 की पावर 2, ये मुझे 9 रिटर्न कर देगा। मैंने कहा 3 की पावर 4, ये मुझे 81 रिटर्न कर देगा। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है?
क्लियर हो रहा है कैसे काम करेगा मैथ डॉट पाव। थोड़ी सी मेथड की इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। मेथड इंफॉर्मेशन में बात सिंपल है, क्लास इसकी मैथ है, ये भी मैथ क्लास का ही पार्ट है। दूसरी बात स्टैटिक है, ये भी स्टैटिक मेथड है। स्टैटिक मेथड होने का मतलब क्या है कि मुझे अगर इसे कॉल करना है, अपने प्रोग्राम में यूज करना है, तो मुझे लिखना होगा क्लास का नाम डॉट POW जो कि मेथड का नाम है। देन मुझे दो आर्ग्यूमेंट पास करने होंगे। यहां पर ये जो पहला आर्ग्यूमेंट हमारा होता है, ध्यान रखिए पहला आर्ग्यूमेंट आपका बेस होगा। ये हमेशा पहले आर्ग्यूमेंट को बेस समझेगा और दूसरे आर्ग्यूमेंट को पावर या फिर एक्सपोनेंट समझेगा। बात समझ में आ रही है? अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हो 2 की पावर 3 तो आपको पहले 2 और बाद में 3 देना होगा। अगर आपने 3 पहले और बाद में 2 दे दिया तो उसकी वजह से कैलकुलेट हो जाएगा 3 की पावर 2 ना कि 2 की पावर। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो पहला आर्ग्यूमेंट बेस होता है, दूसरा आर्ग्यूमेंट पावर यानी कि एक्सपोनेंट होता है। बात समझ में आ रही है? अब यहां पे अभी पीछे जो पिछले लेक्चर में हमने मेथड्स देखे, वहां पे हमने ये देखा कि हर तरह के डेटा टाइप के लिए उन्होंने हैंडल कर रखा हुआ था, ठीक है। लेकिन जब मैंने डॉक्यूमेंटेशन खोल के देखा तो इस मेथड के लिए इन्होंने हर तरह के डेटा टाइप के लिए हैंडलिंग नहीं की हुई थी। इनको क्या चाहिए कि जब भी आप पावर मेथड को कैलकुलेट कॉल करो, क्या करो, पावर मेथड को कॉल करो तो आप उन्हें डबल वैल्यूज ही प्रोवाइड करो। क्यों? अब सिंपल सी बात है, अब आपके लिए इतनी दिक्कत की बात नहीं होगी डबल वैल्यूज प्रोवाइड करना, ठीक है। बात समझाते हैं। आप इनको 2 और 3 भी देते हो तो जो कि इंटीजर है वो ऑटोमेटिकली जावा उन्हें टाइप कास्ट करके डबल बना देगा, इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन हो जाएगा। इसीलिए इन्होंने शायद यहाँ पर डबल लिया, क्योंकि अगर मैं इंटीजर भी देता हूं तो वो भी इम्प्लिसिटली डबल में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मैं इन्हें फ्लोट टाइप का भी देता हूं वो भी इम्प्लिसिटली डबल में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मैं इन्हें लॉन्ग टाइप का देता हूं वो भी इम्प्लिसिटली डबल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? अगर मैं बाइट देता हूं वो भी इम्प्लिसिटली डबल में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट इज वाई इन्होंने यहाँ पे डबल टाइप का डेटा लिया है। आप अपनी तरफ से कुछ भी लिखोगे वो ऑटोमेटिकली हैंडल हो जाएगा, इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है। बट फिर भी सिग्नेचर आपको पता होना चाहिए। ये दोनों आपसे डबल डेटा टाइप मांगते हैं कि आप बेस भी डबल में दो और पावर भी डबल में दो। नहीं देते हो कोई दिक्कत नहीं, इम्प्लिसिटली हैंडल हो जाता है, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि जो पावर रिटर्न होकर के आएगी वो तो आपको डबल में ही आने वाली है, तो आप उसको किसी में भी स्टोर नहीं करा सकते हो, आपको डबल में ही स्टोर कराना होगा। आप फ्लोट में स्टोर कराना चाहोगे जो पावर कैलकुलेट होकर आती है, नहीं करा पाओगे क्योंकि डेटा लॉस की दिक्कत है। इंटीजर में कराना चाहोगे, नहीं करा पाओगे क्योंकि डेटा लॉस की दिक्कत है, ठीक है। एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग कर दो वो बात अलग है, लेकिन हमें क्या करना है, डबल में ही स्टोर कराना है। तो पैरामीटर्स में 2 पैरामीटर्स होते हैं बेस और एक्सपोनेंट के लिए, डबल ए और डबल बी नाम के, और इनका रिटर्न टाइप भी डबल है, यानी पावर कैलकुलेट करके जो ये डेटा टाइप हमें देंगे, यानी जो वैल्यू हमें देंगे उसका डेटा टाइप कैसा होगा, डबल होगा। यहाँ तक मैथ डॉट पावर मेथड की आई होप की सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब चलते हैं कोड की तरफ और कोड में देखते हैं कैसे काम करता है। आ चुके हैं हम लोग अपनी ब्लूजे विंडो के ऊपर। फटाफट से एक नई क्लास बना लेते हैं। क्लास का नाम हम लिख देंगे पावर मेथड, ठीक है। हम पावर मेथड के बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके किया, यहाँ पे हमें मिल गया, हमने यहाँ पे इसको ऑर्गेनाइज कर पावर मेथड को मैंने यहाँ पे कॉल ओपन कर दिया, पुराना सारा कोड रिमूव कर दिया और फिर फटाफट से बॉयलर प्लेट लिख ली, पब्लिक क्लास पावर मेथड। उसके बाद मैंने मेन मेथड बना लिया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर के बाद यहाँ पे बात खत्म। अब हम पावर मेथड के बारे में करने वाले हैं। मान लीजिए मुझे कैलकुलेट करना है 2 रेज्ड टू द पावर 7। 2 रेज्ड टू द पावर 7 कैलकुलेट करने के लिए, यानी 2 की पावर 7, यहाँ पे बेस हमारा 2 हो जाएगा और पावर 7 हो जाएगा। मुझे क्या करना होगा, मुझे सिंपली लिखना होगा मैथ, जो कि क्लास का नाम है, डॉट, उसके अंदर एक मेथड है जिसका नाम है POW, ठीक है। उसके बाद उसमें सबसे पहले हम बेस देते हैं, देन हम उसको एक्सपोनेंट देते, क्या देते हैं, एक्सपोनेंट देते, ठीक है। अच्छा बढ़िया, एरर आ रही है, एरर अभी संभाल लेते हैं। हम 2 वेरिएबल्स बनाएंगे, डबल बेस इज इक्वल टू 2.0 एंड देन हम लिख देंगे डबल एक्सपोनेंट इज इक्वल टू 7.0, क्योंकि हम 2 रेज़ टू द पावर 7 कैलकुलेट करना चाह रहे थे, ठीक है। बढ़िया, समझ में आ गई बात। अब ये मैथ डॉट पाव हमें रिजल्ट कैलकुलेट करके देगा, तो हमें स्टोर भी कराना है। स्टोर कराने के लिए ध्यान रखिए आपको डबल टाइप का ही वेरिएबल लेना पड़ेगा, ठीक है। तो डबल रिजल्ट इज इक्वल टू ये हो गया, और फिर हम इस रिजल्ट को प्रिंट करा लेते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, उसके बाद मैंने लिख दिया रिजल्ट। बढ़िया, समझ कंपाइल करा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। अब थोड़ा यहाँ पे समझिएगा हुआ क्या। मैंने बेस नाम का एक वेरिएबल बनाया, मैंने एक्सपोनेंट नाम का एक वेरिएबल बनाया, बेस में मैंने 2 डाल दिया, एक्सपोनेंट में 7 डाल दिया। इसका मतलब ये हुआ कि 2 को मल्टीप्लाई कराया जाएगा
रिपीटेडली 7 बार, 7 टाइम्स। बात समझ में आ गई। उसके बाद जो रिजल्ट मिलता है जो कि मिलना है 128, वो हमें मिलके यहाँ पे रिजल्ट में दिख जाएगा और हमें 128 प्रिंट होता हुआ दिखाई देगा। इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बढ़िया। कंपाइल किया, क्लोज किया, राइट क्लिक किया, मेन मेथड को कॉल लगाई, ओके दबाया और हमें यहाँ पे 128.0 प्रिंट होता हुआ दिखाई दे रहा है। वजह सिंपल है, क्योंकि वो डबल टाइप का डेटा लेता है तो डबल टाइप का रिटर्न भी करता है। हम अगर उसे कोई और डेटा टाइप देते भी है तो भी वो हमें डबल टाइप का ही रिटर्न करेगा। करके देख लेते हैं। मैंने दोनों का डेटा टाइप हटा करके इंटीजर कर दिया। ठीक है, क्या कर दिया? इंटीजर कर दिया। और 2.0 हटा करके और 7.0 हटा करके सिर्फ 2 और 7 लिखा। बात तो वही है ना, बात तो वही है। कंपाइल किया, कंपाइल करके कोई एरर नहीं आई, कोई एरर नहीं आई। क्यों? सिंपल सी बात है, इन्हें बेस डबल में चाहिए होता है, एक्सपोनेंट डबल में चाहिए होता है, लेकिन मैंने INT वाला दिया एंड INT कैन इजिली एडजस्ट इन डबल। ठीक है, मतलब होगा इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन। जावा ने क्या किया, फौरन देखा कि भैया पावर मेथड को तो डबल में चाहिए होता है, बच्चे ने इंटीजर में दे दिया है। बच्चे की नादानी को संभाल लेते हैं, इंटीजर को डबल में कन्वर्ट करके दे देते क्योंकि वो एडजस्ट कर लेगा। लेकिन उल्टा अगर ऐसा होता तो फिर दिक्कत हो जाती। इसीलिए जब वहां कोड लिखा जा रहा था तो इसीलिए उन्होंने वहां पे डबल डबल किया, ताकि कोई भी डेटा टाइप उठा के दो, इंटीजर दोगे, लॉन्ग दोगे, फ्लोट दोगे, क्या दोगे, बाइट दोगे, शॉर्ट दोगे, सब डबल में टाइप कास्ट हो जाएगा, क्योंकि डबल सबसे टॉप लेवल पर आता है। ये बात हमने पढ़ी थी ना, बस वही बात। ठीक है, तो हमने कंपाइल किया, क्लोज किया, राइट क्लिक किया, मेन मेथड को कॉल लगाई, ओके दबाया और हमें फिर से 128.0 ही प्रिंट होता हुआ दिखाई दिया। क्यों? क्योंकि रिटर्न टाइप तो डबल ही होगा। आप भले ही इंटीजर दो, फ्लोट दो, लॉन्ग दो, कुछ भी दो, वो कैलकुलेट कर देगा, बस आपका रिटर्न टाइप कैसा होगा, डबल ही होगा। इतनी बात समझ में आ रही है? बढ़िया। कंपाइल। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट मेथड की तरफ। अब अगर हम स्क्वायर रूट मेथड की बात करें तो दूसरा मेथड हमारा क्या है? स्क्वायर रूट मेथड। मैथमेटिकल इंट्यूशन लेते हैं कि स्क्वायर रूट एक्चुअल में होता क्या है, फिर हम बात करेंगे इसके ऊपर। ठीक है, स्क्वायर रूट का मतलब सिंपल होता है कि अगर मैंने लिखा स्क्वायर रूट ऑफ 144 तो आप फटाफट बता दोगे कि स्क्वायर रूट ऑफ 144 का मतलब होता है 12। लेकिन मामला क्या है? मामला क्या है? मामला सिंपल है। हम ये जानते हैं स्क्वायर रूट का मतलब ये होता है कि हमें कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर दिया जाएगा, हमसे ये कहा जाएगा कि ये बताओ इसका स्क्वायर रूट क्या होगा। स्क्वायर रूट किसी परफेक्ट स्क्वायर का वो नंबर होता है जिसको 2 बार मल्टीप्लाई करने पर वो परफेक्ट स्क्वायर आया। सिंपल सी बात है। अगर मैं यहां पर 12 को 2 बार मल्टीप्लाई करता हूं, 12 into 12, तो मुझे मिलता क्या है? 144। दैट इज वाई 144 का जो स्क्वायर रूट है वो क्या है? 12 है। अगर मैं आगे बढ़ता हूं, मैंने कहा स्क्वायर रूट ऑफ 121, तो क्या मिला? 11 मिला। मैंने कहा स्क्वायर रूट ऑफ 169, क्या मिला? 13 मिला। ये बात समझ में आई? क्या मतलब है कि 12 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे 144 मिलेगा, 11 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे 121 मिलेगा, 13 को 13 से मल्टीप्लाई करोगे 169 मिलेगा। ये बात समझ में आ रही है? तो स्क्वायर रूट जब हम ढूंढते हैं किसी नंबर का, तो हम वो नंबर ढूंढ रहे होते हैं कि जिसको अगर मैं 2 बार मल्टीप्लाई करा दूं, यानी अगर मैं उसकी पावर 2 करा दूं, ठीक है, 12 की पावर 2 144, 11 की पावर 2 121, 13 की पावर 2 169, तो हम वो नंबर ढूंढ रहे होते हैं कि जिसको अगर मैं 2 बार आपस में मल्टीप्लाई करा दूं तो वापस से वही परफेक्ट स्क्वायर नंबर मुझे मिल जाएगा। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? यही करते हैं ना हम स्क्वायर रूट में। हमने तो परफेक्ट स्क्वायर्स की बात करी, यहाँ पे तो किसी भी रैंडम नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, क्योंकि ये तो कंप्यूटर है ना। हम भी निकालना जानते हैं, मेथड लंबा होता है, लेकिन कंप्यूटर संभाल लेगा। उसके लिए लॉजिक लिखा भी गया है पीछे। अब आपको भी पता है स्क्वायर रूट निकालना कितना हेक्टिक काम होता है। प्राइम फैक्टराइजेशन कराना होता है, प्राइम नंबर से ही डिवीजन होना चाहिए, फिर पेयर बनाए जाते हैं, पेयर में से फिर निकाली जाती हैं चीज़ें, तब जा करके हमें स्क्वायर रूट मिलता है। यही तो पढ़ा होगा ना। अब सोचिए अगर मैं उसका कोड लिखने जाऊं कि प्राइम फैक्टराइजेशन कराना है नंबर हर बार, डिविडेंड, कोशेंट, पता नहीं क्या क्या, और फिर उसके बाद फिर फाइनली मैं स्क्वायर रूट निकालूं तो कितना भयंकर वो कोड बन सकता है। इसके लिए क्या करना है? कुछ नहीं, math.sqrt मेथड यूज़ कर लो, तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। तो अगर बात करें फॉर्मल डेफिनेशन की स्क्वायर रूट मेथड की, तो लिखा हुआ है द math.sqrt, मतलब स्क्वायर रूट निकालने के लिए जावा ने जो हमें मेथड दिया है मैथ क्लास के अंदर, उसका नाम है sqrt। ठीक है, और इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही आर्ग्यूमेंट पास किया जाता है। जो भी आर्ग्यूमेंट हम पास करेंगे, यानी जो भी वैल्यू हम पास करेंगे, उस वैल्यू का पॉजिटिव स्क्वायर रूट हमें कैलकुलेट करके दे दिया जाता है। पॉजिटिव स्क्वायर रूट का क्या मतलब है? मतलब ये कि जब हम कहते हैं रूट ऑफ 144, तो 2 चांसेस होते हैं कि वो वैल्यू +12 या फिर -12 भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं -12 को -12 से मल्टीप्लाई करने पर भी पॉजिटिव 144 आ सकता है, एंड सिर्फ 12 को 12 से मल्टीप्लाई करने पर भी पॉजिटिव 144 आ सकता है।
तो 144 के स्क्वायर रूट होने के दो दावेदार होते हैं, पहला होता है -12 और दूसरा होता है 12। तो नेगेटिव में भी केस होता है, पॉजिटिव में भी, लेकिन ये मेथड हमें सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वाले को ही रिटर्न करके देता है, नेगेटिव वाले को नहीं देता। ये बात समझ में आ रही है? जो भी आर्ग्यूमेंट हम देंगे वो एक परफेक्ट स्क्वायर हम इसे देंगे या कोई भी नंबर देते हैं वो इसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट हमें कैलकुलेट करके दे देगा। स्क्वायर रूट कैसे होता है वो हमने समझ लिया। ये समझ लिया कि math.sqrt हमें पॉजिटिव स्क्वायर रूट कैलकुलेट करके दे देगा। अब थोड़ी सी इसकी मेथड की बात कर लेते हैं। ये मेथड भी जो है, ये मेथड भी स्टैटिक मेथड है, मतलब कि अगर आपको इसे कॉल करना है तो आपको इसकी क्लास यानी कि मैथ क्लास का नाम लेते हुए इसको कॉल करना होगा। तो आप लिखेंगे math.sqrt। ये बात समझ में आ गई? बढ़िया। अब इसकी पैरामीटर क्या है? पैरामीटर सिंपल है, एक ही पैरामीटर ये लेता है, यानी कि इसको बस एक वैल्यू चाहिए स्क्वायर रूट कैलकुलेट करने की के लिए, और वो ये लेता है डबल टाइप में। कहता है कि मुझे डबल टाइप में वैल्यू दो। नहीं दोगे कोई बात नहीं, डबल हूं मैं, आप इंटीजर दोगे, फ्लोट दोगे, इंट दोगे, शॉर्ट दोगे, बाइट दोगे, हम सबको उठा करके कन्वर्ट इम्प्लिसिटली कर देंगे डबल में, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये ध्यान रखना कि मैं जब रिटर्न करूंगा वैल्यू वो डबल ही होगी, तो तुम्हें उसे डबल में ही स्टोर कराना है। आप तुम उसे इंट, शॉर्ट, बाइट में नहीं स्टोर करा सकते। ये बात समझ में आ रही है? तो आर यानी यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा हमारा कॉलिंग करने पर, तो वो ए का स्क्वायर रूट होगा। जो भी वैल्यू मैं दूंगा, 144 दिया तो मुझे यहाँ पे 12 मिल जाएगा आर में। अगर मैंने 169 दिया तो मुझे यहाँ पे 13 मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बढ़िया। अब चलते हैं कोड की तरफ और फटाफट देखते हैं कि ये कोड में कैसे काम करता है। विंडो पर हम आ चुके हैं। फटाफट से हम एक नई क्लास बनाएंगे और हम यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायर रूट मेथड, ठीक है। और हमारा यहाँ पर बन चुका है। फटाफट से हम इसे भी यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैंने साइड कर दिया और ये हमारे पास यहाँ पर ये मैंने इसे हटा दिया। फटाफट से बॉयलर प्लेट लिखी, पब्लिक क्लास स्क्वायर रूट मेथड, उसके बाद मेन मेथड बना लिया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग के बाद, ठीक है। बढ़िया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, एक वैल्यू ले लेते हैं int परफेक्ट स्क्वायर। एक वेरिएबल मैंने ले लिया परफेक्ट स्क्वायर नाम का, जिसमें मैं एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर स्टोर करा रहा हूँ। लेट्स से मैंने 144 करा ली, ठीक है। बहुत अच्छी बात। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक और वेरिएबल बना रहा हूँ जिसका डेटा टाइप होगा डबल। क्यों किया? क्योंकि इसके अंदर स्क्वायर रूट आने वाला है। स्क्वायर रूट क्या आने वाला है? स्क्वायर रूट आने वाला है। और वेरिएबल का नाम भी मैंने स्क्वायर रूट रख दिया। कैसे आएगा? जब मैं मैथ क्लास के sqrt मेथड को कॉल करूंगा तब आएगा। जब मैं मैथ क्लास के sqrt मेथड को कॉल करूंगा तब आएगा। तो फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। क्या पास करें इसके अंदर? परफेक्ट स्क्वायर नंबर पास कर दो। और क्या? परफेक्ट स्क्वायर को मैंने यहाँ पे पास कर दिया एज एन आर्ग्यूमेंट। तो परफेक्ट स्क्वायर एज एन आर्ग्यूमेंट गया, मतलब ये 144 वाली वैल्यू sqrt के पास जाएगी और वो मुझे रिटर्न में 12 दे देगा, जो कि इस नंबर का स्क्वायर रूट होगा। ध्यान रखिए, रिटर्न में आपको डबल ही रखना है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इंटीजर कर भी दूं तो आप देखेंगे अभी थोड़ी देर में जैसे ही मैं नेक्स्ट लाइन पर जाता हूँ यहाँ पे एरर आ जाएगी, ठीक है। एरर क्यों आई? क्योंकि सिंपल है भाई, वो डबल में वैल्यू दे रहा है, आप उसे इंटीजर में कन्वर्ट करना चाह रहे हो। ये तो लॉसी कन्वर्जन है, यहाँ पे डेटा लॉस होने के चांसेस है। अगर आप ऐसा कराना भी चाहते हो तो एक्सप्लिसिटली टाइप कास्टिंग कराओ, वरना नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है, डबल ही कर लेते हैं, क्यों ही छेड़ना। और फिर मैंने प्रिंट करा दिया system.out.println और मैंने यहाँ पे लिख दिया स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर, जो भी वैल्यू स्क्वायर रूट में आएगी वो प्रिंट हो जाएगी। मैंने कंपाइल किया, क्लोज किया, राइट क्लिक किया, मेन मेथड को कॉल लगाई, ओके दबाया और यहाँ पे 12.0 जो कि 144 का स्क्वायर रूट होता है वो प्रिंट होता हुआ हमें दिखाई दिया। आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे इसे एक इंटीजर वैल्यू एज एन आर्ग्यूमेंट पास करी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं हुई। क्यों? इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन काम कर रहा है। बात समझ में आ गई? बढ़िया। अब अगर मैं वैल्यूज चेंज करूं, यहाँ पे मैंने मान लो 169 दे दिया, तो बाहर मुझे क्या मिलना चाहिए? 13 मिलना चाहिए। राइट क्लिक किया, मेन मेथड को कॉल लगाई, ओके दबाया, यहाँ पे 13.0 में, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 256 करूं, पता नहीं किसी का स्क्वायर रूट है भी कि नहीं, इस परफेक्ट स्क्वायर है भी कि नहीं। कंपाइल किया, क्लोज किया, राइट क्लिक किया, मेन मेथड को कॉल लगाई, ओके दबाया, तो मुझे 16 मिलता है। हाँ, 16 का स्क्वायर है वो, ठीक है। बढ़िया, क्लियर हो गई बात। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट मेथड की तरफ। तो अब अगर हम बात करें अपने थर्ड मेथड की, तो हम बात करने वाले हैं क्यूब रूट मेथड। क्यूब रूट मेथड का मैथमेटिकल इंट्यूशन लेते हैं। क्यूब रूट एक्चुअल में होता क्या है? अगर मैं लिख रहा हूँ क्यूब रूट ऑफ 125 तो मुझे रिजल्ट में मिलता है 5। क्यूब रूट का मतलब ये होता है कि हम एक ऐसा नंबर ढूंढना चाह रहे हैं जिसको 3 बार मल्टीप्लाई करने पे ये नंबर आया, यानी कि 125 आया। अगर मैं कहता हूँ क्यूब रूट ऑफ 133 तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा? 11 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 11 वो नंबर है जिसको अगर मैं 3 बार मल्टीप्लाई करूं, 11 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 11 क्या मिल जाएगा? 1331 मिल जाएगा। तो जब हम कहते हैं कि हम किसी नंबर का क्यूब रूट ढूंढना चाह रहे हैं, तो हम ये ढूंढना चाहते हैं कि वो कौन सा नंबर है जिसको 3 बार मल्टीप्लाई करने पर ये नंबर आ जाए, ठीक है। हम बहुत सारे ट्रायल मार सकते हैं। हमने 10 × 10 × 10 किया, 1000 मिला, वो तो नहीं है ना, ठीक है।
तो 1331 का तो स्क्वायर रूट वो नहीं हो सकता। तो ऐसे ही करते करते मुझे मिला क्या, 11 इंटू 11 इंटू 11 किया, मुझे 1331 मिला। मतलब मुझे ये बात समझ में आ गई कि क्यूब रूट ऑफ 1331 क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। कुछ ऐसे ही क्यूब रूट काम करता है। अब क्यूब रूट निकालने के लिए भी आप क्या करते हो, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हो, लेकिन इस बार पेयर जो है वो 3 के बनाते हो, फिर उसमें से निकालते हो। ये सारी चीजें आपको पता है, लेकिन उसके लिए अगर आप लॉजिक लिखने जाओ, प्रोग्राम लिखने जाओ तो कितना लंबा और कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। तो क्या किया जाए, सिंपल है, मैथ क्लास में मेथड है ना, यूज करो। मेथड का नाम है CBRT मेथड। क्या नाम है, CBRT मेथड। तो बात करें फॉर्मल डेफिनेशन की, तो लिखा हुआ है द मैथ डॉट CBRT, ठीक है, मेथड रिटर्न्स द क्यूब रूट ऑफ ए। यानी जो भी आर्ग्यूमेंट आप इसको पास करोगे वो उस आर्ग्यूमेंट का, वो उस वैल्यू का क्यूब रूट निकाल करके आपको दे देगा। मेथड का नाम याद रखिएगा, मेथड का नाम है CBRT। स्क्वायर रूट के लिए SQRT, पावर कैलकुलेट करने के लिए POW यानी पाव, और SQRT फॉर स्क्वायर रूट एंड CBRT फॉर क्यूब रूट। ये बात समझ में आ रही है, बढ़िया। थोड़ी मेथड इंफॉर्मेशन यहाँ पे ले लेते हैं, मैथ क्लास का ही पार्ट है ये भी, और इसको बस एक पैरामीटर चाहिए होता है जो कि होता है क्यूब, एक परफेक्ट क्यूब। ऑफ कोर्स हम यहाँ पर कोई क्यूब देंगे, ठीक है, कोई परफेक्ट क्यूब देंगे तो हमें सही से रिजल्ट मिलेगा। अगर कोई रैंडम वैल्यू भी देते हैं तो हमें क्यूब रूट देखने को मिलेगा, ऐसी कोई बात नहीं। बात करें अगर इसकी मेथड कॉलिंग की, तो मुझे लिखना होगा मैथ, जो कि क्लास का नाम है, डॉट क्यूब रूट। क्यों लिखना पड़ रहा है मैथ, क्योंकि ये स्टैटिक है, क्योंकि ये स्टैटिक है, ठीक है। तो मैथ डॉट CBRT, उसके बाद मैंने डबल ए। फिर क्या हो रही बात कि इसे डबल टाइप की ही वैल्यू चाहिए, लेकिन आप कोई भी दे दो, इंटीजर दे दो, फ्लोट दे दो, लॉन्ग दे दो, वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन काम करेगा, वो डबल में उसको प्रोमोट कर देगा और फिर उसके बाद मेथड को पास कर देगा। ये जावा का काम है अपना, ठीक है, तो वो हैंडल हो जाएगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक चीज ध्यान रखनी है कि जो रिटर्न टाइप है वो भी डबल है, तो आपको जिस वेरिएबल में स्टोर करना है क्यूब रूट, उसका डेटा टाइप डबल जरूर से रखना है, वरना फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो अगर मैं यहाँ पर 1331 देता हूं आर्ग्यूमेंट में, तो मुझे क्यूब रूट में 11 मिल जाता है। अगर मैं यहाँ पे 1000 देता हूं तो मुझे क्यूब रूट में 10 मिल जाता है। अगर मैं यहाँ पर 125 देता हूं तो मुझे क्यूब रूट में 5 मिल जाता है। ये बात समझ में आ रही कि नहीं। अगर मैं यहाँ पर 64 देता हूं तो मुझे यहाँ पर 4 मिल जाता है। इतनी बात क्लियर हो रही है। कुछ इस तरह से हमारा मैथ डॉट CBRT यानी क्यूब रूट मेथड काम करता है। अब चलते हैं कोड की तरफ और वहां पे देख लेते हैं कि इसकी फंक्शनिंग कैसे हो रही है। हम आ चुके हैं अपने ब्लूजे विंडो पर, फटाफट से एक नई क्लास बना लेते हैं और इस बार हम नाम दे देंगे क्यूब रूट मेथड। और हमारा क्लास यहाँ पर बन गया है, तो हम यहाँ पे इसको साइड में आ जाते हैं। हमारा क्यूब रूट मेथड है, हमने इसे ओपन किया, रिमूव कर दिया और फटाफट से बॉयलर प्लेट लिखी, पब्लिक क्लास क्यूब रूट मेथड। उसके बाद मेन मेथड बना लेंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, उसके बाद हम लिख स्ट्रिंग, उसके बाद आर्ग्स, उसके बाद बढ़िया। अब हम क्या करेंगे, एक परफेक्ट क्यूब नंबर ले लेंगे, परफेक्ट क्यूब INT परफेक्ट क्यूब, ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं 1331 होता है हमारा। और फिर उसके बाद हम लिख देंगे एक क्यूब रूट नाम का वेरिएबल बना लेंगे जहां पर हम क्यूब रूट स्टोर कराएंगे और हम कॉल कर देंगे मैथ डॉट CBRT मेथड और उसके अंदर हम ये परफेक्ट क्यूब पास कर देंगे एज एन आर्ग्यूमेंट। तो परफेक्ट क्यूब के अंदर जो वैल्यू 1331 है वो मैथ डॉट, एक बदतमीजी हम लोगों ने कर दी कि हमने क्यूब रूट का डेटा टाइप इंटीजर रखा, तो हमें उसे डबल करना ही होगा वरना दिक्कत हो जाएगी हमारे लिए, ठीक है, बढ़िया। उसके बाद हम यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln और फिर हम यहाँ पर लिख रहे हैं जो भी क्यूब रूट आता है वो हम यहाँ पे प्रिंट करा देते, ठीक है, सिंपल सी बात। तो हो क्या रहा है थोड़ा समझ लीजिए। मैंने पहले एक वेरिएबल बनाया परफेक्ट क्यूब नाम का जिसके अंदर वैल्यू 1331 हो गई। दूसरी लाइन के अंदर मैं मैथ डॉट CBRT मेथड को कॉल करता हूँ और CBRT मेथड को ये परफेक्ट क्यूब वाला जो नंबर यानी 1331 है वो एज एन आर्ग्यूमेंट पास कर। CBRT मेथड के अंदर जो भी लॉजिक लिखा होगा वो काम करेगा और क्यूब रूट कैलकुलेट करेगा। क्यूब रूट कैलकुलेट करेगा तो उससे ऑफकोर्स 11 मिलना चाहिए। अब वो डबल टाइप में रिटर्न करेगा, तो मैंने एक क्यूब रूट नाम का वेरिएबल बनाया जिसका डेटा टाइप मैंने डबल रखा सो दैट कोई दिक्कत ना हो, और यहाँ पर 11.0 आकर के स्टोर हो जाएगा और फिर मैंने वही यहाँ पर प्रिंट कर दिया। तो कंपाइल करते हैं, क्लोज करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, मेन मेथड को कॉल लगाते हैं, ओके दबाते हैं और यहाँ पर मुझे 11.0 प्रिंट होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है, बढ़िया। अब अगर हम यहाँ पर आ जाएं तो लेट्स से 256 डालते हैं तो देखते हैं 256 किसी का क्यूब रूट है कि नहीं, परफेक्ट क्यूब है कि नहीं, इसका क्यूब रूट निकलता है कि नहीं। तो मैंने कंपाइल किया, क्लोज किया, राइट क्लिक किया, मेन मेथड को कॉल लगाई, ओके दबाया और मुझे यहाँ पर डेसिमल में वैल्यू दिख रही है। मतलब ये कि ये एक ऐसा नंबर जो कि नॉन परफेक्ट क्यूब हो, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, जो परफेक्ट क्यूब है भी नहीं, जो किसी होल नंबर का क्यूब नहीं, उसका भी क्यूब रूट निकाल के दे देगा, वो डेसिमल में निकाल के दे रहा है, सिंपल सी बात है। लेकिन शायद अगर मैं इसे यहाँ पर 216 कर देता हूं तो ये परफेक्टली 6 आ जाना। कंपाइल, क्लोज, राइट क्लिक किया, मेन मेथड को कॉल लगाई, ओके दबाया,
हाँ, इस बार मुझे 6.0 दिखता है क्योंकि 216 6 का क्यूब होता है, तो 216 का क्यूब रूट क्या होगा 6। क्लियर हो गई बात। अब बढ़ते हैं आगे। अब जब हमने आज के तीनों मेथड्स को अच्छे से कवर कर लिया है, math.pow यानी कि पावर मेथड, math.sqrt यानी कि स्क्वायर रूट मेथड और math.cbrt यानी कि क्यूब रूट मेथड, तो अब हम फटाफट से कुछ फंक्शनल प्रोग्राम्स कर लेते हैं, यानी कि रियल लाइफ प्रोग्राम्स की, जहां पर हमको ये समझ में आ जाए कि किस तरह से इन मेथड्स का यूटिलाइजेशन वाकई में किया जा सकता है। तो आज का जो सबसे पहला प्रोग्राम है वो है प्रोग्राम नंबर 1, जो कि कहता है राइट अ जावा प्रोग्राम टू फाइंड द साइड ऑफ अ स्क्वायर हुज एरिया इज 169 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, हमें पता है कि एरिया ऑफ स्क्वायर जो होता है वो होता है साइड इनटू साइड, यानी साइड को ही 2 बार मल्टीप्लाई करके आता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो एरिया है हमारा वो साइड का स्क्वायर है, और अगर मैं एरिया का स्क्वायर रूट निकालता हूं तो मुझे साइड मिल जानी चाहिए। इतना तो बेसिक आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो फटाफट से चलते हैं कोड की तरफ। ब्लूजे विंडो पर हम लोग आ चुके हैं, एक नई क्लास बना लेते हैं और फटाफट से मैंने यहाँ पर लिख दिया साइड ऑफ स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे प्रोग्राम का नाम होने वाला है, ये क्लास का नाम हो गया। ओके दबाया, साइड ऑफ स्क्वायर वहां पर आता है, मैंने इसको यहाँ पे एडजस्ट कर दिया, साइड ऑफ स्क्वायर ओपन किया, सब कुछ रिमूव किया, फटाफट से मैंने पब्लिक क्लास बनाई, पब्लिक क्लास, और उसका जो नाम है साइड ऑफ स्क्वायर लिखा, फिर मेन मेथड बना लिया पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, उसके बाद मैंने लिख दिया स्ट्रिंग, देन लिख दिया आर। उसके बाद अब काम शुरू करते हैं। काम सिंपल है, साइड ऑफ स्क्वायर निकालना है जब एरिया दिया हो, तो सबसे पहले एक वेरिएबल बना लेते हैं, डबल एरिया इज इक्वल टू 160.0। ठीक है, बढ़िया, यही तो दिया हुआ था ना क्वेश्चन में कि 169 स्क्वायर यूनिट्स है एरिया। अब अगर मुझे इसकी साइड निकालनी है तो मुझे लिखना होगा डबल साइड इज इक्वल टू math.sqrt एंड देन मैं यहाँ पर बस एरिया पास कर दूं। हमें भी पता है कि अगर हम एरिया का स्क्वायर रूट निकाल दें, अगर वो स्क्वायर का एरिया है, अगर हम उसका स्क्वायर रूट निकाल देते हैं तो हमें स्क्वायर की साइड की लेंथ पता चल जाती है। तो मैंने भी यही किया, एरिया मुझे पता था 169.0 जो कि क्वेश्चन में गिवन है, और मैंने एरिया को स्क्वायर रूट मेथड में पास कर दिया, तो जो भी स्क्वायर रूट इसका आएगा वो साइड में आकर के स्टोर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बहुत ही बढ़िया। ठीक है, अब आगे काम करते हैं और हम फटाफट से प्रिंट करा देते हैं system.out.println। थोड़ा खूबसूरती से प्रिंट कराएंगे हम लोग। एरिया ऑफ स्क्वायर जो कि हमें दिया हुआ था हम लिख देंगे यहाँ पर एरिया, और फिर से हम लिखेंगे system.out.println, और फिर हम यहाँ पर लिख देंगे साइड ऑफ स्क्वायर जो कि हमने कैलकुलेट करी है, जो कि यहाँ पर हो जाएगा हमारे केस में साइड वेरिएबल में स्टोर हुआ। ठीक है, बढ़िया। अब ये प्रोग्राम सही तरीके से काम करना चाहिए और इसे एरिया प्रिंट कर देना चाहिए और साइड ऑफ स्क्वायर प्रिंट कर दे। कंपाइल किया, क्लोज किया, राइट क्लिक करी, मेन मेथड को कॉल लगाया, ओके दबाया, हम देखते हैं कि सब कुछ सही काम किया। लिख के आया एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 169.0 जो कि था क्वेश्चन में गिवन, और हम भी जानते हैं कि 169 का स्क्वायर रूट 13 होता है, तो साइड ऑफ स्क्वायर में भी हमें 13 दिखने को मिला। यानी कि अगर एरिया ऑफ स्क्वायर 169 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो साइड ऑफ स्क्वायर 13 सेंटीमीटर है। ये बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से रियल लाइफ में भी हमें स्क्वायर रूट की जरूरत पड़ सकती है, और हमने वो प्रोग्राम देखा भी। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ। जो हमारा प्रोग्राम नंबर 2 है वो कह रहा है कि अ सम ऑफ ₹5,000 इज इन्वेस्टेड एट 8% कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम, फाइंड द अमाउंट आफ्टर 3 ईयर्स। ठीक है, क्या कह रहा है कि 5,000 रुपए का समय यानी प्रिंसिपल मुझे दिया हुआ है, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे दिया हुआ है, आर की वैल्यू 8%, लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट नहीं है, कंपाउंड इंटरेस्ट है। क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट। फिर मुझे कहता है फाइंड द अमाउंट आफ्टर 3 इयर्स, टाइम भी मुझे दिया हुआ है, यानी एन की वैल्यू भी मुझे दी हुई है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एक छोटा सा फॉर्मूला आपको दिखा देता हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट का, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि प्रोग्राम में कैसे कर। देखिए सिंपल सी बात है, अगर मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि अमाउंट कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है? अमाउंट कैलकुलेट करना है कंपाउंड इंटरेस्ट लगने के बाद, तो उसका फॉर्मूला होता है अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल ब्रैकेट में 1 प्लस आर यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट, और पावर में यहाँ पर ब्रैकेट के ऊपर क्या लग जाएगा? टी। ठीक है, टी यहाँ पर क्या है? हमारा टाइम। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन के अंदर ये टाइम भी गिवन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी गिवन है और प्रिंसिपल भी गिवन है, और हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा यही है कि अमाउंट बताओ। अगर हम ऊपर देखें अपने क्वेश्चन को तो हमसे क्या पूछा है कि फाइंड द अमाउंट आफ्टर 3 इयर्स, 3 साल के बाद वो अमाउंट कितना हो जाएगा। प्रिंसिपल दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, ये पता है कि कंपाउंड लग रहा है और ये भी पता है कि एनुअली लग रहा है। ठीक है, कंपाउंड ऑफ इंटरेस्ट जो है वो क्वार्टरली इस तरह से भी लगता है, तो उसके लिए फॉर्मूला अलग हो जाएगा, बट एनुअल के लिए जो फॉर्मूला है, लेकिन जो एनुअल के लिए हमें फॉर्मूला यूज करना है वो ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। ये बात समझ में आ जा रही है? तो फॉर्मूला आपने देख लिया, अब फॉर्मूले को प्रोग्राम में बदलने में हमें कितनी देर लगनी? बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगना है। तो चलते हैं कोड की तरफ। तो ब्लूजे विंडो पर हम लोग आ चुके हैं, फटाफट से एक नई क्लास बना लेते हैं। इस नई क्लास का जो नाम होगा वो हमारा हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, हालांकि हम कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं कर रहे, सीधे हम
अमाउंट कैलकुलेट कर रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट लगाने के बाद, बट फिर भी बात समझ में आ रही है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा नाम हो गया, ओके किया, क्लास बन गई, साइड में अरेंज कर लेते हैं इसको, ठीक है, बढ़िया, क्लास ओपन कर ली, पूरा कोड रिमूव कर दिया। उसके बाद मैंने लिख दिया पब्लिक क्लास, जो भी क्लास का नाम था कंपाउंड इंटरेस्ट। उसके बाद फिर हम लिख देंगे मेन मेथड पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स के बाद, ठीक है। अब हम अपना काम शुरू करते हैं। हमें INT प्रिंसिपल दिया हुआ है, यानी P इज इक्वल टू हमें 5000 दिया हुआ था। जो हमारा रेट है वो INT R इज इक्वल टू रेट जो है हमारा वो 8% पर एनम का है। उसके बाद जो टाइम है हमारे पास वो हमारे पास 3 साल। ये 3 इन्फॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में दिए। और अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए हमें करना भी ज्यादा कुछ नहीं है, हमें बस लिखना है डबल अमाउंट इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला सिंपल था, P मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस R जो कि हमारा रेट था, और फिर इसके ऊपर पावर में T लगाना था। लेकिन अब पावर में T कैसे लगाएं, वो तो यहाँ होता नहीं। उसके लिए कुछ नहीं करना है, ये उठाना है, हटा देना है, और पावर में T लगाने के लिए हम math.pow को कॉल कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास मेथड मौजूद है। मैंने math.pow किया और बेस की जगह पर मैंने 1 प्लस R को दे दिया, कॉमा लगा करके मैंने T लिख दिया, और जो पावर है यानी T टाइम्स ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 प्लस R। समझ में आ गई बात, बढ़िया। इसके बाद सेमीकोलन मैंने लगा दिया। अब सिंपल तरीका क्या है, ज्यादा कुछ होगा नहीं, math.pow पहले कैलकुलेट होगा, ठीक है, लेकिन math.pow में भी जो पहला आर्ग्यूमेंट है वो एक एक्सप्रेशन है, तो वो पहले सॉल्व होगी 1 प्लस R, यानी कि 1 प्लस 8 होगा 9 आएगा, 9 की पावर 3 कैलकुलेट होगा विच विल बी 81 इंटू 9 समथिंग, ठीक है, 729। बात समझ में आ गई। फिर बाद में वो 729 जो है वो इस 5000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो फाइनली हमें जो मिलना है वो यहाँ पर हमको मिल जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो हमारा जो डबल अमाउंट है वो कैलकुलेट होकर के हमें मिल जाएगा। तो मैंने कंपाइल किया प्रोग्राम को, लेकिन एक मिनट, प्रिंट नहीं कराया था हमने, तो हम प्रिंट भी करा लेते हैं, system.out.println। उसके बाद मैंने कहा अमाउंट प्रिंट, थोड़ा खूबसूरती से करा लेते हैं, अमाउंट बने, ठीक है। कंपाइल कर लेते हैं, क्लोज कर लिया, राइट क्लिक किया, मेन मेथड को कॉल लगाई, ओके दबाया, तो हमें दिख रहा है कि 3 साल के बाद वो जो अमाउंट है वो 36,45,000 हो जाएगा। ये तो बहुत ज्यादा हो रहा है यार। ओके, यहाँ पे एक दिक्कत हुई है जिसकी वजह से वैल्यू बहुत ज्यादा आ रही है, वो ये आ रही है कि जो हमारा रेट होता है वो 8% होता है, और 8% हम यहाँ पे एग्जैक्ट नहीं यूज करते हैं, उसको डेसिमल में बदलते हैं, यानी 8/100 होता है फॉर्म, ठीक है। तो ये हमारा 0.08 हो जाएगा अगर हम उसे डेसिमल में बदलेंगे। बात समझ में आ रही है। इस बार हमारा आंसर सही आएगा। हमने कंपाइल कर दिया, ओ दिक्कत आ जाती है, लेकिन हम कोई बात नहीं, हम यहाँ पे संभाल लेंगे। हमने कहा भाई डबल है, बदतमीजी नहीं। तो यहाँ पे कंपाइल हो जाएगा, क्लोज कर दिया, तो हमें यहाँ पर आ गए। उसके बाद राइट क्लिक किया, मेन मेथड को कॉल लगाई, ओके दबाया, और अब हमें सही आंसर दिख रहा है जो कि है 6298.56, ठीक है। तो 3 साल के बाद जो 5000 रुपए उसने लिया था, 3 साल के बाद उसे 6298.56 रुपीज वापस पे करना होगा, पे बैक करना होगा। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, क्लियर है। तो यहाँ पे देखिए अभी मैंने एक छोटा सा काम कर दिया, छोटी सी एरर कर दी, और वो एरर कैसी थी, लॉजिकल एरर। अब वो मेरा लॉजिक खराब था, वरना प्रोग्राम का देखा जाए तो सिंटैक्स में भी कोई दिक्कत नहीं थी, रन टाइम एरर भी नहीं आई, लेकिन लॉजिकल एरर हमको देखने को मिली थी, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे उसे डेसिमल में नहीं बदला परसेंटेज को। बात समझ में आ गई, इतनी बात क्लियर हो जाती है। तो हमने ये प्रोग्राम भी कर लिया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ। अब जो आखिरी प्रोग्राम आज हम देखने वाले हैं वो है प्रोग्राम नंबर 3, और ये कहता है फाइंड द साइड ऑफ अ क्यूब हुज वॉल्यूम इज 512 क्यूबिक यूनिट्स। एक क्यूब है हमारे पास, क्या है, एक क्यूब है, उस क्यूब का वॉल्यूम मुझे दिया हुआ है 512 क्यूबिक यूनिट्स, ठीक है। मुझे ज्यादा कुछ नहीं करना है, मुझे उसका साइड कैलकुलेट करना है, यानी उस क्यूब की साइड क्या होगी। एक और चीज कैलकुलेट करनी है, ऑल्सो कैलकुलेट दी सरफेस एरिया ऑफ दिस क्यूब। इस क्यूब का सरफेस एरिया भी कैलकुलेट करना है। तो सरफेस एरिया के लिए और दोनों चीजों के लिए मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ। तो अगर मुझे साइड निकालना है तो उसके लिए मुझे एरिया का क्यूब रूट निकालना, सॉरी वॉल्यूम का क्यूब रूट निकालना होगा, ठीक है। और अगर मुझे सरफेस एरिया निकालना है तो मुझे 6 मल्टीप्लाई बाय साइड स्क्वायर ये लगाना, ठीक है। फॉर्मूला समझ में आ गया। तो अब कोड लिखने में बहुत ज्यादा दिक्कत हमें नहीं होगी। तो चलते हैं कोड की तरफ। तो हम लोग अपनी ब्लूजे विंडो पर आ चुके हैं। फटाफट से एक नई क्लास बना लेते हैं और हम यहाँ पर क्यूब साइड ऑफ क्यूब करके
एक क्लास बना देते, ठीक है। हालांकि एक और चीज हम लोग करने वाले हैं, तो यहाँ पे मैंने इसे अरेंज कर दिया साइड ऑफ क्यूब को बढ़िया तरीके से। साइड ऑफ क्यूब यहाँ पर आ गया, मैंने कोड को ओपन किया, सारा पुराना कोड हटा दिया, फटाफट से बॉयलर प्लेट लिखी, पब्लिक क्लास, जो भी हमारे क्लास का नाम था। देन हम मेन मेथड बना लेंगे फटाफट से, क्योंकि प्रोग्राम का सारा एग्जीक्यूशन यहीं से हो। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और फिर हम लिख देंगे स्ट्रिंग आर। बढ़िया। इसके बाद अब हमें क्या करना था, हाँ हमें वॉल्यूम दिया हुआ था, तो हम कह देते हैं int वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ठीक है। क्यूब का वॉल्यूम मुझे दिया हुआ था 512 क्यूबिक यूनिट। मुझे क्या निकालना था, साइड निकालना है। तो मैंने कहा int साइड नहीं निकाल सकते, डबल साइड निकालना होगा, क्योंकि मेथड्स ज्यादातर डबल वैल्यू ही रिटर्न कर रहे हैं अभी तक हमने जो भी पढ़ा। मैथ डॉट क्यूब रूट CBRT हम यूज करेंगे। क्यूब रूट क्यों निकालना है, क्योंकि क्यूब का वॉल्यूम दिया हुआ है और वॉल्यूम में साइड 3 बार मल्टीप्लाई होती है, तो क्यूब रूट निकाल के ही साइड पता चलेगी। अभी हमने पीछे फॉर्मूला भी देखा, और हम यहाँ पर वॉल्यूम पास कर दें, ठीक है। तो 512 पास होगा, उसका जो भी क्यूब रूट है वो साइड में आ जाएगा। फिर आगे हम लिखते हैं डबल सरफेस एरिया, ठीक है। सरफेस एरिया के लिए हमने ऐसे लिख दिया, और ऐसे इज इक्वल टू क्या करना है, ज्यादा कुछ नहीं, छोटा सा फॉर्मूला था 6 मल्टीप्लाई बाय साइड का स्क्वायर निकालना है, यानी साइड की पावर 2। उसके लिए हम यूज करेंगे मैथ डॉट POW पावर मेथड, और बेस में हम पास कर देंगे साइड को, और उसको पावर कर देंगे 2 की, मतलब 2 बार मल्टीप्लाई। क्लियर होगी बात, बढ़िया। अब प्रिंट करा लेते हैं अच्छे से, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, और फिर हम यहाँ पे कर देंगे वॉल्यूम साइड ऑफ क्यूब इज इक्वल टू प्लस साइड, बढ़िया। फिर हम प्रिंट करा देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू ऐसे, ठीक है, जो भी ऐसे था हमारा वेरिएबल। अब हम कंपाइल करा लेते हैं। आई होप बात समझ में आई होगी। क्या किया मैंने, क्लोज किया, राइट क्लिक किया, मेन मेथड को कॉल लगाई, ओके दबाया, और हमें यहाँ पे साइड ऑफ क्यूब 8.0 देखने को मिलता है, जो कि 512 का क्यूब रूट है, और फिर सरफेस एरिया कैलकुलेट होकर के 384 आता है। तो हुआ क्या होगा, 8 का स्क्वायर हुआ होगा, जो कि आया होगा 64, एंड देन वो 64 6 से मल्टीप्लाई हुआ होगा, क्योंकि क्यूब में 6 फेसेस होते हैं टोटल, ठीक है। एक फेस का जो एरिया आएगा वो साइड स्क्वायर करके आ गया, और 6 टाइम्स ऐड कर देंगे, तो 6 मल्टीप्लाई बाय साइड स्क्वायर, जो कि आ गया 380। क्लियर हो गई बात। तो इसी के साथ आज का ये लेक्चर हम यहीं पर एंड करते हैं। आज के इस लेक्चर में हमने बहुत ही अच्छे से डिटेल में सारे मेथड्स के बारे में, जो कि हम पढ़ने वाले थे आज, पावर्स एंड रूट्स के बारे में हमने जान लिया कि मैथ डॉट पावर मेथड कैसे काम करता है, मैथ डॉट SQRT मेथड कैसे काम करता है, मैथ डॉट CBRT मेथड कैसे काम करता है, और उनको मैंने रियल लाइफ प्रोग्राम्स में इंप्लीमेंट करके दिखाया भी कि कैसे काम कर रहे हैं। आई होप कि यहाँ से इन तीनों मेथड के बारे में सारी दिक्कतें, सारी कंफ्यूजन आपकी क्लियर हो गए होंगे, और अब आप आसानी से इन्हें प्रोग्राम्स में यूज कर सकेंगे। सो दैट इज इट फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।